हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में हम लोग देखे थे राष्ट्र साहित्य के बारे में। तो उस वीडियो में हमने ये कहा था कि आगे जो आने वाली वीडियो रहेगी उसमें हम राष्ट्र साहित्य के जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके बारे में देखेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे सर्वप्रथम सबसे पहली रचना है ये बीसल देव रासो। तो देखिए, बीसल देव रासो की बात करते हैं तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कि इसके रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार हैं नरपति नाल, यानी बीसल देव रासो की रचना जो है नरपति नाल ने की। यदि इसके रचना काल की बात करेंगे तो आचार्य शुक्ल जी ने इसका रचना काल 1155 ईस्वी माना है, जो कि सर्वमान्य मत है। अब देखिए, जो शुक्ल जी हैं उन्होंने जो ये 1155 माना है, इसका आधार क्या था। तो उन्होंने एक पंक्तियाँ दी थी और वो पंक्तियाँ ये थी कि संबत 1272 मझारी, जेठ बुधि नवमी बुधवारी, नाल रसायन आरंभ करी, शारदा तूती ब्रह्म कुमारी। तो इस पंक्ति के माध्यम से उन्होंने इसका जो रचना काल है वो विक्रम संवत 1212 माना है। तो जब विक्रम संवत 1212 था, जब उसको आप सन में कन्वर्ट करेंगे तो 57 साल घटाएंगे तो वो आ जाएगा 1155 ईस्वी, जो कि सर्वमान्य मत है। अब हम इसके और राम कुमार वर्मा ने इसका जो रचना काल माना है विक्रम संवत 1058 माना है। इसमें अगला पॉइंट है कि काव्य रूप, यानी इसका काव्य रूप कैसा है। तो इसका काव्य रूप जो है मुक्तक है और यह एक गेय रचना है। अगला इसमें पॉइंट है कि रस की बात करेंगे तो इसमें जो प्रधान रस है वो श्रृंगार रस है। और कौन सा श्रृंगार रस है? तो वियोग श्रृंगार रस है। आप जानते हैं जो श्रृंगार रस है उसके दो भेद होते हैं, वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार वहाँ होता है जहाँ नायक और नायिका के मिलन पक्ष का वर्णन होता है, और वियोग श्रृंगार वहाँ होता है जहाँ नायक और नायिका के विरह पक्ष का वर्णन होता है। देखिए, इसमें जो श्रृंगार शब्द है इसमें थोड़ी सी त्रुटि है, टाइपिंग एरर है, क्योंकि टाइपिंग में ये हो नहीं पाता है, तो आप इसको समझिएगा। अगला इसमें पॉइंट है कि नायक, जो इसका नायक कौन था? तो नायक था बीसल देव तृतीय, यानी जो बीसल देव तृतीय था वो इसका नायक था। अब जो देखिए, जो बीसल देव तृतीय था ये था कौन? तो ये जो है अजमेर जो है उसका चौहान वंशी शासक था। अगला पॉइंट इसमें है कि नायिका कौन थी। देखिए, नायिका प्रमुख है। नायिका कौन थी? नायक और नायिका पूछा जा सकता है, तो आप जानेंगे जो इसकी नायिका है वो थी राजमती। और राजमती कौन थी? ये जो मालवा के जो भोज परमार थे उनकी पुत्री थी। कौन? राजमती, ठीक। और ये प्रेषित पति की नायिका थी। अब हम लोग आगे इसमें एक पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट इसमें है कि बीसल देव रासो का कथानक 4 भागों में विभक्त था, यानी जो इसका कथा था वो 4 खंडों में विभाजित था। आइए सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे प्रथम खंड में क्या था। तो प्रथम खंड में है बीसल देव और राजमती के विवाह का वर्णन है, यानी जो बीसल देव रासो और जो उसकी जो पत्नी यानी राजमती, जो भोज परमार की क्या है, पुत्री है, उनके विवाह का वर्णन है। और जो दूसरा खंड है उसमें है राजमती से रुष्ट होकर बीसल देव का उड़ीसा जाना और वहाँ रुकना। यानी जो बीसल देव थे वो क्या करते हैं, राजमती से जब रुष्ट होते हैं यानी राजमती से जब गुस्सा होते हैं तो वो कहाँ चले जाते हैं, उड़ीसा, और जाके वहीं रुक जाते हैं। इसमें तीसरा खंड में दिया है कि राजमती के विरह का 12 मासा पद्धति में वर्णन होता है एवं बीसल देव का उड़ीसा से वापस आना। ये तीसरे खंड में ये कहानी है। अब जो चौथा खंड है उसमें है चतुर्खंड में भोज परमार का अपनी पुत्री को घर ले आना, यानी जब बीसल देव रासो रुष्ट होकर उड़ीसा की तरफ चले जाते हैं तो जो भोज परमार है वो अपनी पुत्री को अपने यहाँ ले आते हैं, और उसके बाद बीसल देव द्वारा उसे अजमेर ले जाना। और बीसल देव रासो जब उड़ीसा से वापस आता है तो वह पुनः अपनी पत्नी को अजमेर ले जाता है। ये इसका चारों खंड था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और प्रश्न पूछा भी गया है। आइए अब हम आगे देखेंगे इसमें विशेष तथ्य में। सबसे पहला तथ्य इसमें है कि इसमें सर्वत्र वर्तमान कालिक क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। ये प्रश्न पूछा गया है कि रासो साहित्य की वह कौन सी रचना है जिसमें वर्तमान कालिक क्रियाओं का प्रयोग किया गया है। तो वो है रचना बीसल देव रासो, जिसके रचनाकार हैं नरपति नाल। अगला पॉइंट इसमें है कि हिंदी में 12 मासा वर्णन का वर्णन सबसे पहले इसी रचना में मिलता है। देखिए, प्रश्न 2-3 तरह से पूछा जा सकता है। यदि ये पूछेगा कि हिंदी में 12 मासा वर्णन सबसे पहले किस रचना में मिलता है, तो हम बताएंगे बीसल देव रासो में मिलता है, जिसके रचनाकार है नरपति नाल। यदि सीधे सीधे प्रश्न पूछता है कि 12 मासा का वर्णन किस रचना में मिलता है, तो हम बताएंगे नेमिनाथ चौपाई, ठीक। ये दोनों प्रश्न अलग अलग हैं। अब हम लोग आगे इसमें देखेंगे। अगला पॉइंट तीसरा ये है कि यह श्रृंगारिक विरह प्रधान गेय काव्य है, यानी जो ये कैसा है, ये श्रृंगारिक भी है और विरह प्रधान है,
ठीक, और गेय काव्य है। देखिए यहाँ भी श्रृंगार शब्द में टाइपिंग एरर है, चूँकि टाइपिंग करने में ये हो नहीं पाता है, तो उम्मीद करते हैं आप इसे समझेंगे। इसमें अगला पॉइंट है कि बीसलदेव रासो के संबंध में आलोचकों के कथन, यानी कुछ ऐसे कथन जो आलोचक ने इस रचना के बारे में कहा है। सबसे पहला कथन इसमें है कि इस छोटी सी पुस्तक को बीसलदेव ऐसे वीर का रासो कहना खटकता है। हम देखते हैं कि यह कोई ग्रंथ नहीं है, केवल गाने के लिए रचा गया था। यह कथन है शुक्ल जी का, यानी शुक्ल जी मानते हैं कि यह कोई ग्रंथ नहीं है, यह सिर्फ गाने के लिए रचा गया है। इसमें दूसरा कथन है कि भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो यह साहित्यिक नहीं राजस्थानी है, यानी बीसलदेव रासो जो है उसकी जो भाषा है उसको शुक्ल जी क्या मानते हैं, राजस्थानी मानते हैं। इस तरह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब हम लोग इसमें अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट इसमें यह है कि इसका संपादन माता प्रसाद गुप्त ने किया और इसमें कितने छंद हैं, 128 छंद हैं। इसमें अगला एक पॉइंट ये है कि स्वयं रचनाकार नरपति नाल ने बीसलदेव रासो को स्त्री रसायन कहा है, यानी जो इसके रचनाकार नरपति नाल हैं उन्होंने खुद इस रचना के बारे में क्या कहा है, स्त्री रसायन कहा है। ये पंक्ति, ये जो पॉइंट है इसे आप जरूर ध्यान रखेंगे। इसमें अगला पॉइंट है कि इसमें राजस्थानी, ब्रज एवं मध्य देशी भाषाओं का प्रयोग हुआ है, यानी जो ये रचना है इसमें यदि भाषा की बात करेगा तो राजस्थानी है, जो कि शुक्ल जी मानते भी हैं, उन्होंने इसके बारे में कथन भी कहा है, और ब्रज है और मध्य देशी भाषाओं का प्रयोग हुआ है। तो उम्मीद करते हैं ये बीसलदेव रासो के बारे में आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे पृथ्वीराज रासो के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।